हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ब्रांस्टन-डोरी थ्योरी कंप्लीट की थी। आज वाली क्लास के अंदर हम लुईस एसिड बेस थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। लुईस एसिड बेस थ्योरी में जो लुईस एसिड होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ए से ए याद कर लो, एसिड एक्सेप्टर्स। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं और लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर। जो स्पीशीज, जो मॉलिक्यूल, जो आयन जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, हम बोलेंगे वो उतना अच्छा लुईस एसिड है। इसी तरह से लुईस बेस कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो गुड लुईस बेस है। तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर। तो अब आपको ये याद रखना है कि लुईस एसिड कौन? तो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो उतने अच्छे लुईस एसिड होंगे। और इसी तरह से जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो उतने अच्छे लुईस बेस होंगे। तो सबसे पहले हम लुईस एसिड के बारे में बात करते हैं। तो लुईस एसिड कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? जो जिनके या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, नंबर 1, और इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो। फॉर एग्जांपल BF3, BCl3, AlCl3, इन सब मॉलिक्यूल्स पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन सब मॉलिक्यूल्स पर क्या होता है? sp2। अगर मैं बोरॉन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं बेटा, बोरॉन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो वो है 2s2 2p1, 2s2 2p1, और ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, sp2। ठीक है, अब sp2 हो गया तो बोरॉन sp2 केस में 3 बॉन्ड बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 0 लॉन पेयर 3 सिग्मा। और बोरॉन के पास एक ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। बोरॉन के पास क्या है? ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। ये वेकेंट p ऑर्बिटल होगा तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है क्योंकि बोरॉन के BF3 में बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बोरॉन के अराउंड 3, बोरॉन के अराउंड या X है, हेलोजन है। ठीक है, तो अब यहां हर बोरॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। सॉरी, हर बॉन्ड पेयर पर, ये बॉन्ड पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब टोटल बोरॉन के वैलेंसी शेल में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर ये बोलो कि बोरॉन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए बोरॉन के जो कंपाउंड है, बोरॉन और बोरॉन ग्रुप के जो ट्राईवेलेंट कंपाउंड है, ट्राईवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये हो गया जिसकी वैलेंसी 3 है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनके जो ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके जो ट्राईवेलेंट कंपाउंड है, यानी बोरॉन ग्रुप ये वाला था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम।
अब ये अलग बात है कि इंडियम और थेलियम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर बहुत कम होती है, यानी लुईस एसिडिक कैरेक्टर इनमें बहुत कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस में नीचे वाले एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में इतना पावर नहीं होता है कि फॉरेन के इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अपनी तरफ खींच के और अपने साथ होल्डिंग करवा पाए। तो इसीलिए बोरॉन और एल्यूमिनियम के ट्राइवेलेंट कंपाउंड, बोरॉन और एल्यूमिनियम के ट्राइवेलेंट कंपाउंड ज्यादा अच्छे लुईस एसिड होते हैं। रीजन ये है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसीलिए BeCl3 AlCl3 को हम गुड लुईस एसिड रेफर करते हैं। तो टॉप टू बॉटम हम ये बोलेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो इनके ट्राइवेलेंट कंपाउंड का लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह से आप ऐसे सारे ऑल दोस सेंटर which have incomplete octet, which have vacant orbital and having good Z effect यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हम पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में खूब काम आया। तो ऑल दो सेंटर which have vacant orbital and good Z effect act as good Lewis acid, गुड लुईस एसिड। एग्जाम्पल हो गया वही BeCl3, BF3, AlCl3, इवन देन बेरिलियम के कंपाउंड BeCl2, FeCl3, ZnCl2। तो आप है ना इन एग्जाम्पल में एक कॉमन चीज देख रहे हैं, ये ट्राइवेलेंट या बाइवेलेंट है, BeCl2, SnCl2, ठीक है, FeCl3, ZnCl2। तो ये सारे जनरली sp और, अब इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, जनरली sp और sp2 वाले ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर एटम, जैसे BeCl3 का बोरॉन सेंटर एटम है, BF3 का बोरॉन सेंटर एटम है, AlCl3 का एल्यूमिनियम सेंटर है। तो मैं जो सेंटर की बात कर रहा हूं ना, जो मैं सेंटर, दोस एलिमेंट, all those molecules, all those center which have vacant orbital and, ठीक है ना, सही लिखा है मैंने। तो सेंटर कौन से, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर, ये वाले जिसपे रेड सर्कल कर दिया, ये सेंटर है। तो all those center which have vacant orbitals, तो इन सारे सेंटर्स पर वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। एंड गुड जेड इफेक्ट भी अच्छा है इनका, तो ये सारे इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं, इसीलिए ये अच्छे लुईस एसिड हैं। तो इसमें आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली लुईस एसिड बेस को क्लासिफाई कर पाएंगे। और ऑल दो सेंटर विच हैव लोन पेयर, which have lone pair electrons, all those center which have lone pair electrons act as a good Lewis base, वो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। तो अब सेंटर पे लॉन पेयर, तो जिन स्टूडेंट ने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ रखा है तो उनको मालूम है हम लॉन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लॉन पेयर फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम, Ca का मतलब सेंटर एटम, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन सेंटर एटम डिवाइड बाय 2। अब मैं इन फॉर्मूला के डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये खाली आपको याद, एक बार आपको रिमाइंडर डालने के लिए बताया मैंने। तो साथ में क्या होना चाहिए, जेड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे
लुईस एसिड में तो क्या होना चाहिए, जो सेंटर है उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लुईस एसिड के लिए क्या कंडीशन है, जो सेंटर एटम है, जैसे AlCl3 का एल्यूमिनियम सेंटर एटम हो गया, BF3 का बोरोन सेंटर एटम हो गया, तो लुईस एसिड के लिए तो यह है बेटा कि जो सेंटर एटम है बेटा, जो सेंटर एटम है, लुईस एसिड के लिए कह रहा हूं मैं, लुईस एसिड के लिए कह रहा हूं, जो सेंटर है उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर लेगा, तो वो लुईस एसिड में क्लासिफाई हो जाएगा। लुईस बेस में ये है कि जो सेंटर है उस पर लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, तभी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा। लोन पेयर होना मस्ट है। अब जैसे CH4 है, तो CH4 न तो लुईस एसिड है न लुईस बेस है, क्योंकि CH4 के कार्बन के वैलेंसी शेल में CH4 का कार्बन सेंटर एटम है। अब कार्बन पर न तो वैकेंट ऑर्बिटल है और न ही लोन पेयर है, तो इस केस में कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन पेयर, CH4 का जो कार्बन है वो न तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और न ही इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो CH4 लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और बात करें हम NH3 की, PS3 की, ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक वाले ग्रुप की, तो इनके जो ट्राइवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इनके ट्राइवेलेंट कंपाउंड में नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक पर एक लोन पेयर होता है। अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस इनका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो ये होता है, S में 2 NH2 होता है और NP3 होता है, और नाइट्रोजन में 2s2 2p3 हो जाएगा। अब इसमें जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते ही 1 लोन पेयर 3 सिग्मा हो जाएगा, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा हो जाएगा। तो अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर, अब लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। Lb मतलब लुईस बेस। और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर निकालूं तो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन फास्फोरस पर इनमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस टोटल बॉन्ड 3 डिवाइड बाय 2 1। तो NH3 हुआ, PH3 हुआ, ये सारे बेटा लुईस बेस में आते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर भी लुईस बेस में आएगा, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। तो वाटर के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग H2O मॉलिक्यूल, आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं वो न्यूट्रल। लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग H2O मॉलिक्यूल का फंक्शन एम्फोटेरिक है, और लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग H2O इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो लुईस बेस है। तो अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग ओपिनियन है वाटर के लिए। तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से आंसर लिखेंगे, लेकिन कभी यूं ही रेफर किया हुआ हो कि वाटर इज, तो आप पर लिखेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पर अकॉर्डिंग टू आरएनएस ऐसा क्वेश्चन हो तो न्यूट्रल, अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टन-डोरी थ्योरी तो हम लिखेंगे एम्फोटेरिक, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी तो हम लिखेंगे लुईस बेस। वाटर के लिए बोला मैं। उसके अलावा लुईस एसिड्स के अंदर जो जनरली कुछ केटाइंस जिनको ऑर्गेनिक के अंदर हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, जैसे कार्बोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, इस तरह के जो पॉजिटिव आयन्स हैं उनको हम क्लोरोनियम आयन एक्सेट्रा। उसके अलावा लुईस एसिड के अंदर SO2, SO3 और CO2, ये ध्यान रखना, ये सारे लुईस एसिड होते हैं।
ये सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। लुईस ने एक्सप्लेन किया था इसको, और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पी ब्लॉक में इनऑर्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभी आप खाली इतना ध्यान रखो कि SO2, SO3, CO2 आर क्लासिफाइड इन लुईस एसिड, ठीक है। अब ये एसिड कैसे हैं एक्चुअल में, ये फिर वाटर से रिएक्ट करते हैं और वाटर से रिएक्ट करके और ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो मैं ना इस डिटेल में इसलिए अभी नहीं जानना चाहता कि हम आउट ट्रिक चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो कुछ डिफरेंट कंसेप्ट भी अप्लाई करने हैं जो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे आगे चल के, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा है पेशेंस रखो, और कुछ चीजें ऐसी है जिनको इग्नोर करने से आप कंफर्ट रहोगे। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको परमानेंट छोड़ रहे हैं, हम एग्जाम से पहले पहले उन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। एनाइन, ये देखो एनाइन जैसे हो गए नेगेटिव आयन CH3 माइनस, तो CH3 माइनस में कार्बन पे एक लोन पेयर है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव आयन NH2 माइनस, CN माइनस, NO2 माइनस, आयोडाइड माइनस एक्सेट्रा। तो ये सारे एनाइंस जो हैं वो किसके अंदर कंसीडर होते हैं, लुईस बेस के अंदर कंसीडर होते हैं। तो ये लुईस एसिड बेस, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, ब्रांस्टन-डोरी थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी कंटिन्यूअस इनऑर्डरिंग में काम आती रहती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स के अंदर, ये थ्योरी और ज्यादा क्लियर होती जाएगी और इनके बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस हमको आगे चैप्टर्स में दिखेंगे। अब जब लुईस एसिड बेस में लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्ट करते हैं बेटा, लुईस एसिड प्लस लुईस बेस रिएक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें कुछ केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। लुईस बेस और लुईस एसिड एक ही बात है, तो लुईस बेस और लुईस एसिड। आपको ध्यान हो मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन था, NH3 और BF3 आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो BF3 NH3 के नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर होता है, BF3 के बोरॉन पर वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो NH3 क्या है, NH3 लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरॉन एक्सेप्ट करता है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसके पास लोन पेयर है, ये इसके पास लोन पेयर है और ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। VO मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस तरह से नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर, और इसको लुईस एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं, लुईस रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली आप ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का मतलब ये होता है बेटा कि जो लुईस बेस है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लुईस एसिड को देकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। जो डोनर होता है वो लुईस बेस है, जो एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड होता है। ये हम सारे पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, और ये सारे एग्जांपल भी मैंने लिए हुए हैं अपने मेरे केमिकल बॉन्डिंग के। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में आपको मिल भी जाएंगे। सिमिलरली H2O जब प्रोटॉन से रिएक्ट करता है तो ये जो प्रोटॉन है तो यहाँ H2O लुईस बेस की तरह एक्ट करता है और ये प्रोटॉन लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करता है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो यहां पर भी ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें वाटर और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसी तरह से NH3 जो है वो
H प्लस प्रोटॉन से रिएक्शन करता है तो NH4 प्लस बनता है और अमोनियम आयन बनता है। क्या बनता है बेटा? अमोनियम आयन बनता है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये लुईस एसिड बेस थ्योरी है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, क्योंकि अब मैंने ये तीनों थ्योरीज कंप्लीट कर दी है और मैंने कहा कि ये तीनों थ्योरी आगे से आगे चलती रहेगी। इनकी वाइड एप्लीकेशंस हमको फर्दर चैप्टर्स में नजर आएगी, आगे की केमिस्ट्री में नजर आएगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेटा। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? देखो, बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आर्हेनियस ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसी का ही ये पार्ट है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस मीडियम में वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उसका कुछ पोर्शन आयोनाइज हो जाता है। ये सब स्क्रिप्ट में मैंने जो एक्वस लिखा है इसका मतलब वो वाटर में है। आर्हेनियस की दो थ्योरीज है बेटा इस चैप्टर में। आर्हेनियस का फर्स्ट है आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, दूसरा है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और आर्हेनियस थ्योरी दोनों मेरी पैरेलल चल रही है इसमें। तो आर्हेनियस ने क्या कहा? आर्हेनियस ने ये कहा कि जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो उसका कुछ पार्ट उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में स्प्लिट हो जाता है। यानी जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते हैं तो उसका कुछ पोर्शन आयोनाइज हो जाता है और जो पोर्शन आयोनाइज हो जाता है वो आयोनाइज फॉर्म हो गई और ये अनआयोनाइज फॉर्म हो गई। तो ये हो गई अनआयोनाइज फॉर्म, अनआयोनाइज्ड और ये हो गई आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, जो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जैसे ये ए बी है, ये ए प्लस बी माइनस है, ठीक है। और फिर इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में कितना क्या होता है? जितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म आयोनाइज होता है उतना ही आयोनाइज्ड फॉर्म अनआयोनाइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ए बी ए प्लस और बी माइनस में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। अब ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ तो जो पार्ट ए बी का आयोनाइज हुआ उसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। और अगर हमने जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते थे, इनिशियली 1 लिया 0 0, 1 में से अल्फा आयोनाइज हुआ तो अल्फा ए प्लस बनेगा अल्फा ए। अगर 10 पार्टिकल ए बी के आयोनाइज हुए तो 10 पार्टिकल ए प्लस बनेंगे 10। ये 100 है, 100 में से 10% आयोनाइज हुआ तो 10 ए प्लस बनेंगे तो 10 बी माइनस बनेंगे। और अगर हमने कंसंट्रेशन सी लिया है तो ये सी आ जाएगा बेटा, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म आप सिनोनिम मान के ही चलो। वैसे थोड़ा बेसिक डिफरेंस है पर अब एक ही वैल्यू ले। बेसिकली देखो डिसोसिएशन क्या होता है, जैसे NaCl मैं क्लियर कर देता हूं व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। पर ये मैं क्लियर कर दूं कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का मीनिंग अब जो प्रेजेंट सिनेरियो में है, टीचर्स स्टूडेंट सब एक ही मान के चलते हैं पर वो इसे एक नहीं है।
डिसोसिएशन का मतलब होता है जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, KCl है, वो ऑलरेडी आयोनाइज्ड है, अब वो वाटर में गया और वो अंदर जाके स्प्लिट हो गया, तो ये हुआ डिसोसिएशन। और आयोनाइजेशन का मतलब होता है जो न्यूट्रल स्टेट में कोवेलेंट होता है, पोलर कोवेलेंट होता है, आयंस नहीं होते हैं, लेकिन वाटर में जाके आयोनाइज हुआ, जैसे HCl है। HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बेटा। HCl में क्या होता है, तो HCl जो है ये HCl है बेटा, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जब हम इसको वाटर में डाल रहे हैं, तो ये H+ और Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, वाटर में जाके आयंस के फॉर्म में स्प्लिट हुआ, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। NaCl है, ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में ही आयोनाइज्ड फॉर्म में है, वाटर में जाने के बाद ये आयोनाइज नहीं हुआ, इसके आयंस बिखर गए अंदर। आयंस तो पहले से ही थे, सॉलिड स्टेट में भी आयंस थे, तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन। तो जब कोई मॉलिक्यूल अपनी सॉलिड स्टेट में, प्योर बोल सकते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल अपनी प्योर स्टेट में आयंस नहीं रखता है, लेकिन वाटर में जाके आयंस बनाता है, वाटर में जाके वो आयन प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। और जब कोई कंपाउंड अपनी प्योर स्टेट में ही आयनिक फॉर्म में होता है और उसके बाद हम उसको वाटर में डालते हैं, तो उसके आयंस सेपरेट हो जाते हैं और थ्रू आउट सॉल्यूशन में स्प्रेड हो जाते हैं, तब हम इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में बेसिक डिफरेंस ये है। पर अब क्या है, ये टर्म इतनी क्लोजली रिलेटेड है कि NaCl को जब वाटर में डाल देते हैं तो आपने लिख लिया NaCl का डिसोसिएशन हो गया तो भी सही है, NaCl का आयोनाइजेशन हो गया तो भी सही है, कोई गलत नहीं करता है, ठीक है। पर फिर भी डिफरेंस क्या था मैंने आपको बताया। अब बात कर रहे हैं अल्फा। तो अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब अल्फा, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ AB क्या होगा, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ AB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB which ionized, total number of moles of AB which initially taken। तो क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ AB इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB विच आयोनाइज्ड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB विच इनिशियली टेकन। इस रेशियो को हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। और अब हम यहां पर अगर हम इसका K, यहां पर K क्या है, K इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, K आयोनाइजेशन कांस्टेंट, K क्या हो जाएगा, A + B - AB। तो अब मैं अगर इसकी वैल्यूज रखूं, बिल्कुल वही लॉ ऑफ मास एक्शन वाला, ऊपर प्रोडक्ट यानी ऊपर आयंस और नीचे अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये प्रोडक्ट है यहां पर और ये AB रिएक्टेंट। अब यहां पर ये अल्फा C 1 - अल्फा C से C कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास
के की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा। ध्यान देना, जो अब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो होगा ही नहीं। अगर कोई एक्स वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक्स प्लस और वाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो आयोनाइजेशन इरिवर्सिबल होता है। जैसे आपने NaCl डाल दिया वाटर में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो NaCl यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका जो आयोनाइजेशन है वो इरिवर्सिबल आयोनाइजेशन है। वो एक बार आयोनाइज हो गया तो पीछे नहीं आएगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट नहीं बनेगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करें बेटा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल रिवर्सिबल रिएक्शन का होगा, और वो भी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, उस समय इस आयनाइज फॉर्म के प्रोडक्ट को अपॉन अनआयनाइज फॉर्म को का ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान रखना किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं। तो ये किसके लिए होगा, ये हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगा। ठीक है, अगर आपको बहुत कभी ये बोल दिया जाए कि कभी ये कह दिया जाए आपको कि NaCl का आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो नहीं होगा। ये केवल किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। हमेशा ध्यान रखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे। तो अब ये हो गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर सी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी हम दो तरह से कर रहे हैं, जिनका डिग्री ऑफ अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा हो और अल्फा की वैल्यू लेस हो 5% से। तो जब अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट वापस दो तरह के हो गए, जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 5% से ज्यादा हो और जब डिग्री ऑफ दिस आयोनाइजेशन 5% से कम हो। तो जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम होती है, जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम होती है, तो 1 माइनस अल्फा में हम 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है अल्फा के सामने, तो इसको 1 के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। और उस केस के अंदर हमारा जो फॉर्मूला चेंज आ जाता है, तो जब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, तब हम k की वैल्यू क्या लेंगे, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, लेकिन अगर यह आयोनाइजेशन 5% से लेस हो, तो हम तब हम 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करके और k की वैल्यू ले लेंगे अल्फा स्क्वायर सी। अब मैं क्लियर कर दूं, हम अधिक मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अब ये तो रही एनसीईआरटी बुक की बात, अब मेरी बात कर रहा हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं। तो जब अल्फा की वैल्यू अप टू 9% हो, ठीक है ना, यानी या यूं बोलो अल्फा की वैल्यू मैं ये लेता हूं बेटा, जब अल्फा की वैल्यू 10% और 10% इक्वल भी कर रहा हूं मैं, जब अल्फा की वैल्यू 10% और 10% से ज्यादा हो, तो k की वैल्यू आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप इस फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला यूज करके और आंसर निकालेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब न्यूमेरिकल में आपको जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 10% और 10% से ज्यादा हो, तो अल्फा की ये वाला फॉर्मूला यूज करो और यहां पर 1 माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू पुट करो। और जब अल्फा की वैल्यू 10% से कम है, अल्फा ज्यादा है 10% से, सॉरी यह उल्टा लिख दिया, अल्फा की वैल्यू कम है किससे, 10% से।
जब अल्फा की वैल्यू कम हो 10% से, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो। मेरी बात मानो, अच्छा रहेगा बेटा। रीजन ये है कि ना हमारा जब हम क्वेश्चन करते हैं तो माइन्यूट एरर कर ही देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर में एरर आएगी वो इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो हमारा क्या है कि आंसर सपोज करो के की वैल्यू आ रही है 3.5 और तो यहां से आ जाएगी 3.42 या 43, तो कुल मिला के क्या होगा, ये दोनों आंसर आपके पास क्लोजली मिलेंगे, तो कोई भी टीचर रॉन्ग करता नहीं है और ऑब्जेक्टिव में तो प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी पूरा एक्यूरेट आंसर नहीं निकालते हैं, एरर हमसे होती है कैलकुलेशन। तो मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो, अब हमेशा फायदे में जाओगे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, इतने क्वेश्चन मैं करता रहता हूं और तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये ध्यान रखो बेटा। तो ये जो पूरा डिस्कशन है वो आर्रेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी में किया हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम जो ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ है और आर्रेनियस एसिड बेस थ्योरी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही है। तो अब हम यहां अब के की हमारा एनसीईआरटी बुक में, बोर्ड के अंदर और कॉम्पिटिटिव में मोस्टली यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, क्योंकि सारे क्वेश्चन 10% से कम आयोनाइजेशन वाले ही गिवन होंगे आपके। ठीक है, अगर ज्यादा है तो मैंने बता ही दिया, 10% से ज्यादा है तो आप के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा यूज करो। अब मैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा के बाय सी। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के बाय सी। तो अगर आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा पूछा है तो आप क्या करोगे, अगर आपको अल्फा पूछा है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन गिवन होगी, ये हो गया। इसका मतलब ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन और के ये दोनों वैल्यू गिवन होगी तो ये अल्फा निकलेगा। अब अगर मैं के हटा दूं बेटा, अगर मैं क्या हटा दूं, के हटा दूं, तो ये क्या है, ये है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये प्रोपोर्शनल साइन हो गया। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज 1 अपॉन रूट सी, 1 अपॉन रूट सी। तो ये ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमेशा ध्यान दो बेटा, अगर हम इसको 1 अपॉन कंसंट्रेशन को हमेशा हम वॉल्यूम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी कंसंट्रेशन का इनवर्स वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन का इनवर्स वॉल्यूम होता है। आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। जैसे मिल्कमैन क्या करता है, दूध वाला क्या करता है बेटा, दूध वाला, यस आप सही सोच रहे हो, पानी मिलाता है। ठीक है, तो जब दूध वाला मिल्कमैन, ठीक है, अपने मिल्क के अंदर वाटर मिलाता है तो क्या होता है, वाटर तो मिल्क का वॉल्यूम बढ़ जाता है, पर मिल्क की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, मिल्क की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, ये तब जब वो पानी मिलाएगा, ठीक है ना, नहीं मिलाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखो, कहीं पर भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो जैसे मिल्क में वाटर डाल दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए 1 अपॉन कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, जो जिसकी जरूरत नहीं है, पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि वो हो गया 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा और अल्फा।
ठीक है, अगर मैंने V वॉल्यूम लिया है तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से भी चलूंगा तो ये फाइनल फॉर्मूला निकाल के ले आऊंगा मैं। अब अगर मैं इस यहां से इससे अगर K की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V, क्योंकि K की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा अल्फा V, क्योंकि ऊपर आ जाएगा A प्लस और B माइनस, तो अल्फा V अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V, A प्लस B माइनस अपॉन AB, वही लॉ ऑफ मास एक्शन। 1 माइनस अल्फा को 1 अगर ज्यादा बड़ा है अल्फा से तो 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 ले लिया तो K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर CV, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KV, तो अल्फा तो आ गया ना बेटा, K हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, ये भी फॉर्मूला है, एक ही बात है, ये करो चाहे ये करो एक ही बात है बेटा। ठीक है, यहां कंसंट्रेशन डायरेक्ट ले लिया या वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसको भी लिखूंगा तो अल्फा इक्वल्स टू रूट KV हो जाएगा और K हटाऊंगा तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, तो वॉल्यूम। और वॉल्यूम कब बढ़ रहा है बेटा, वॉल्यूम कब बढ़ रहा है, जब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। दूध वाला मिल्क वाला क्या कर रहा है, मिल्क में वाटर मिला रहा है और मिल्क में वाटर मिलाएगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है बेटा, ये क्या है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to square root of concentration or square root of concentration or directly proportional to square root of volume or directly proportional to dilution, जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ब्लू फॉन्ट्स में देख लो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। तो ये हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और आरएनएस थ्योरी डिस्कस की है। इस पे बेस्ड में एक क्वेश्चन करा देता हूं बेटा कि ये देखो, जैसे यहां बोल रहा है कि बुक का ही क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैविंग अल्फा 1% और K दे रखा है, K आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड क्या है बेटा, देखो एसिडिक एसिड, देखो मैंने साफ कह दिया। कुछ स्टूडेंट मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैंने अभी मेरे इस लेक्चर के अंदर अभी 10 मिनट पहले मैंने ये कहा था कि जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं वो केवल किसके होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आयोनाइज एसिड को स्टैंड कर रहा है यहां पर, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इसका K नहीं दे रखा हो तो हम सोचें, तो अगर आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसी भी मॉलिक्यूल का गिवन है तो समझ जाओ वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरा आयोनाइज नहीं हो रहा है। अल्फा 1% दे रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा बुक के सारे क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव में सारे क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू अप टू 10% तक आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं आती, और आती है तो भी कोई बात नहीं, हम कर लेंगे ना, K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा को इग्नोर नहीं करेंगे। अल्फा को इग्नोर कब करना है, अल्फा को आप इग्नोर तब तक करते जाओ जब तक कि K की वैल्यू, सॉरी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 10% तक ना आ जाए। 10% और 10% से ज्यादा हो तो कंसीडर कर लो, 10% पे भी डिस्कस कर सकते हो क्योंकि 0.1 हो सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आपको अल्फा 1 माइनस अल्फा को अल्फा ही लेके 1 माइनस अल्फा को 1 ही लेके चलना है। तो ये देखो बेटा, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो इसका K दे रखा है हमारे को ये, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka क्या हो गया, ये हो, इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड,
4CH3C डबल OH एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहां K इक्वल्स टू क्या था? K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C था। अल्फा इक्वल्स टू रूट KA/C। अल्फा इक्वल्स टू रूट के, अपन को क्या निकालना है? अल्फा तो गिवन है, हमको तो C की वैल्यू निकालनी है बेटा। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? C की वैल्यू निकालनी। तो KA/अल्फा स्क्वायर। KA की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अल्फा की वैल्यू 1%। 1% क्या हो जाएगा? 1/100 यानी 0.01। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.01। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये अगर दोनों जीरो हटा दूं, पॉइंट हटा दूं, अब तो इतना कैलकुलेशन आता है, तो 1.8 इंटू 10⁻⁵ 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁴। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0.18 मोल्स पर लीटर आ रहा है। 0.18 मोल्स पर लीटर आ रहा है। इसका मतलब ठीक है, क्योंकि K की यूनिट भी मोल्स पर लीटर में ही आएगी बेटा। K की यूनिट भी क्या आएगी? मोल्स पर यूनिट में आने वाली है। ये देख लो बेटा, क्योंकि ये क्या है? ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये एक्टिव मास CH3C डबल OH, ये एक्टिव मास H+, ये एक्टिव मास CH3C डबल OH। तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट तो मोल्स पर लीटर ही रही। ठीक है, तो कंसंट्रेशन Ka की यूनिट भी मोल्स पर लीटर है और इधर से कंसंट्रेशन की यूनिट भी मोल्स पर लीटर रहेगी इस केस के अंदर। तो अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ CH3C डबल OH कितना हो गया इन 1 लीटर? 0.18 मोल पर लीटर CH3C डबल OH है किसके अंदर? सॉल्यूशन में। अब अगर हमको मास पूछ लिया है ग्राम में, तो टोटल मास ऑफ CH3C डबल OH, तो हमको मोल का फॉर्मूला सबको ही आता है बेटा। मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो मेरे को मास निकालना है, तो मास निकालूंगा तो मोल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मोलिकुलर मास से। मोल हमारे पास आ गया 0.18 और मोलिकुलर मास है 60। इसको सोल्व करूंगा तो 10.8 ग्राम CH3C डबल OH पर लीटर में आ गया। ये ग्राम में भी आ गया, मोल में भी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इन जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेस पर। तो यहां पर आपको ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयोनिक प्रोडक्ट। ये वाला पॉइंट अब मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करूंगा, और फिर इसी पॉइंट नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको लॉ कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, क्योंकि फिर हम पीएच कंसेप्ट में एंटर करेंगे। तो पीएच कंसेप्ट में एंटर करने से पहले हमको लॉ कंसेप्ट अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।